कीट रोग भी आते हैं। तो ये कीट रोग आगे जाके तो आने वाले हैं, ये हमें पता है। चाहे कौन सी भी फसल हो, आपके यहाँ जो ली जाती हो, राइस हो या फिर और कोई, कीट और रोग तो इसमें आने वाले हैं ही। या फिर जैसे ही हम इसकी बुआई करने वाले हैं, इसमें जो कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ये हम सबको पता है। तो इसको हम किस तरह से धन्वंतरि के साथ में ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और किस तरह से हमारा जो क्रॉप है इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये आज हम धन्वंतरि के माध्यम से देखने वाले हैं। देखिए, अगर हम ये एक नक्शा देखते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा धान जो है वो हमारी भारत में कौन सी जगह पे किया जाता है। तो ये जो डार्क ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है, हमारा नॉर्थ एरिया का जो पार्ट है, वहां पे 2 सीजन में धान ही किया जाता है दोस्तों। तो इतनी इम्पोर्टेंट फसल है ये धान, जिसको हम अगर धन्वंतरि के माध्यम से करते हैं तो हम उपज में भी बढ़ावा ला सकते हैं और उसकी क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि डे बाय डे हमें पता है सॉइल क्वालिटी अब कैसा है कि नॉर्थ साइड में 2 सीजन में धान किया जाता है। जैसे अभी भी धान उगाया जाता है और वो हार्वेस्ट करने के बाद जो सेकंड सीजन आता है रबी का, उसमें भी धान किया जाता है। तो एक ही क्रॉप बार-बार करने से वहाँ की जो ज़मीन है उसमें कई सारी दिक्कतें आती है और ये दिक्कतें अगर हमें कम करनी है तो हमें धन्वंतरि ने बहुत-बहुत अच्छे से अच्छे ऑप्शंस दिए दोस्तों। तो ये कौन से ऑप्शंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं? तो ये तो ऑप्शंस हमें देखने ही हैं, बट अगर हमें धान या कोई भी फसल लेनी है तो आज किसान के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो टास्क है, वो है क्लाइमेटिक चेंजेस। यानी हमारी वातावरण में जो बदलाव होते जा रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। चाहे हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ कर सकते हैं, ज़मीन की जुताई अच्छी कर सकते हैं, वहाँ पे हम खाद अच्छी डाल सकते हैं। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। किंतु जो बदलाव वातावरण में आ रहे हैं, डे बाय डे अचानक से कहीं बारिश होती जा रही है, अचानक से कहीं पे साइक्लोन आ रहा है, कहीं पे कुछ और सिचुएशंस बढ़ रही है। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो दिन में पूरा दिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और अर्ली मॉर्निंग शाम को एकदम से टेम्परेचर लो रहता है। तो ऐसे कई सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को हमारा जो क्रॉप है उसे फेस करना पड़ता है, उसको उस सिचुएशन में वहाँ पे खड़ा रहना पड़ता है। और अगर हम वहाँ पे जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे कि जीवाणु है, जैसे कि वहाँ पे ह्यूमिक फुलविक है, ऐसे अगर नेचुरल प्रोडक्ट हम वो उसको अवेलेबल करके देते हैं, तो जो प्लांट की रेजिस्टेंस पावर है उसको बढ़ाने का काम हमारी धन्वंतरि के प्रोडक्ट से होता है दोस्तों। इसीलिए जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि अचानक से आने वाली कीट है, रोग है या फिर ये बदलाव होने वाला वातावरण है, इसमें कोई भी पौधा तभी खुद को वहां पे टिक्का कर रख सकता है अगर उसमें रेजिस्टेंस पावर अच्छी है। तो रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने का काम अपने जो धन्वंतरि के प्रोडक्ट है वो करते हैं, क्योंकि इसमें सारे कंटेंट जो दिए हैं वो नेचुरल दिए हुए हैं, जो पौधों के लिए जरूरी है और नेचुरल उसको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में हमने उसको अवेलेबल करके दिया है। इसके कारण चाहे कोई भी फसल अगर आप लेते हो, उसमें धन्वंतरि के प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हो, तो उसकी नेचुरल रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने का काम जो है, वो 101% होता है। तो देखिए देखिए अगर हमें शुरू करना है, तो अभी हमें शुरू किससे करना है? तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है कंपोस्ट रिच से। अब ये कंपोस्ट रिच क्या है दोस्तों? तो कंपोस्ट रिच एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जमीन के अंदर जो भी कूड़ा कचरा वेस्टेज पड़ा हुआ है उसको डिकम्पोस्ट करने का काम, यानी उसका विघटन करने का काम करेगा। अब देखिए, जैसे हमने कोई फसल ली हुई है पहले वाली, उसके कुछ अवशेष वहां पे बचे हो, या फिर हमने अगर वहां पे कोई जैविक खाद दी है
जैसे कि अगर हमने वहाँ पे गोबर खाद दी है या फिर कोई मोलेसेस दिया है या फिर अन्य कोई खाद दी है, उसका विघटन अगर पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो उसको भी विघटित करने का काम जो है वो कंपोस्ट स्टिच करेगा। एकदम छोटी-सी बॉटल है बट इसका कमाल जो है आप अगर इसको यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि ये बॉटल जो है बहुत ही लाभदायी है। अब ये बॉटल इतनी यूनिक क्यों है दोस्तों? तो ये बॉटल हम सब जानते हैं कि जो हमारा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसको हम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बोलते हैं, उसने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है और मार्केटिंग के लिए धन्वंतरी के पास दिया है क्योंकि धन्वंतरी एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी जेन्युइन कंपनी है जो हर किसान के वहाँ पे खेत में, हर किसान के प्लॉट में जाके किसान को अवेयरनेस करके वहाँ पे उनको प्रोडक्ट देती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट की कंपनी ने हम पे विश्वास रखा और ये कंपोस्टेड प्रोडक्ट हर किसान तक पहुँचे, इसकी ज़िम्मेदारी जो है हमारे धन्वंतरी के ऊपर दी है दोस्तों। और धन्वंतरी यानी आप सब लोग हैं। आप सब लोग जब किसान के घर तक, किसान के खेत तक जाते हो, तो ये प्रोडक्ट उसको हम सजेस्ट करने ही वाले हैं। क्योंकि इस प्रोडक्ट से क्या होने वाला है, ये प्रोडक्ट जब ज़मीन के अंदर जीवाणु की संख्या बढ़ाएँगे, तो ज़मीन का जो टेक्सचर है, जिसको हम ज़मीन की परत बोलते हैं, उसको भी सुधारने का काम होता है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया लास्ट मीटिंग में कि कोई भी खाद हो, वो रासायनिक खाद कोई भी पौधा जैसे उसका फॉर्म है उसमें नहीं उठा सकता। वो क्या करता है, जीवाणु के द्वारा जब एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं, उस एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, वो खाद डिसॉल्व होती है और फिर वो पौधा जो है वो खाद को उठा सकता है। तो ऐसे में जीवाणु की संख्या बढ़ाने का काम जो है ये कंपोस्टिंग से होता है। जब कंपोस्ट से कंटिन्यू डिकम्पोजिशन होता रहता है, तब वहाँ पे कुछ ऐसे न्यूट्रिशंस तैयार होते हैं जो हमारी प्लांट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि वहाँ पे जब डिकम्पोजिशन होता रहता है, तो कुछ नए-नए अन्न द्रव्य जो है वो वहाँ पे प्लांट को उपलब्ध होते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी हम केमिकल न्यूट्रिशंस वहाँ पे देते हैं, तब वहाँ पे जैसे उसमें कुछ नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या फिर पोटाश हो, ये क्या होते रहते हैं, ये मोबाइल होते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे ये हिलते हैं, जाते हैं। अगर ज़मीन में ज़्यादा कूड़ा-कचरा हो, तो इनकी जो मूवमेंट है, उसके अंदर बाधा आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन हो, तो वो काफ़ी मात्रा में मोबाइल है, वो यहाँ से वहाँ घूमता है। किंतु अगर वो ज़मीन में कूड़ा-कचरा ज़्यादा प्रमाण में हो, तो वो क्या हो जाता है, रुक-सा जाता है, अटक-सा जाता है, वो हिल नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह पे। वो रूट्स की एरिया में जा नहीं सकता। तो ऐसे जो भी वहाँ पे न्यूट्रिशन है, वो इम्मोबाइल हो जाते हैं अगर ज़मीन में ज़्यादा प्रमाण में कूड़ा-कचरा हो। तो ये भी एक बेस्ट पार्ट है कंपोस्टिंग का कि जो न्यूट्रिशन है उसको हिलने में, मोबाइल होने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो अगर हम इसको धान में शुरुआती में ही दें, तो धान में देखिए एक प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है कि जब भी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो थोड़े दिनों के लिए धान जो है हमें उसकी पत्तियाँ जो है वो पीली दिखाई देती है, यानी नाइट्रोजन की कमी वहाँ पे दिखाई देती है। तो अगर वहाँ पे हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग होने का जो काम है उसको कम करता है और फसल को नाइट्रोजन जो है वो वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करके देता है। ये ज़मीन के अंदर का जो कूड़ा-कचरा है वो एक ना एक दिन डिकम्पोज़ होने ही वाला है। किंतु ज़मीन में अगर डिकम्पोज़िंग वाले बैक्टीरिया कम है, तो इसको क्या होगा, डिकम्पोज़ होने में बहुत देर लग सकती है और हमें इसके ऊपर ही काम करना है। डिकम्पोज़िंग के लिए देर ना लगे, इसके लिए हमें ये कंपोस्टेज अप्लाई करना है ताकि जो भी ज़मीन के अंदर अननेसेसरी
या फिर जो बायो वेस्ट पड़ा है वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए और वो हमारी फसल के लिए अवेलेबल हो जाए। ये काम हमें धन्वंतरि के कंपोस्टिज द्वारा करना है। इसको कंपोस्टिज जो है हमें धान के क्षेत्र में जब भी हमें वहां पे धान लगाना है उसके पहले 20 से 25 दिन पहले हमें कंपोस्टिज लगाना है। और कंपोस्टिज लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कंपोस्टिज क्या करना चाहिए, वहां पे लगाते हैं तब जमीन में नमी का होना, मॉइस्चर होना जरूरी है, क्योंकि इस कंपोस्टिज के अंदर डिकम्पोजिंग वाले बैक्टीरिया दिए हुए हैं। ये बैक्टीरिया को अगर वहां पे जीवित रहना है तो वहां पे नमी होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए जब भी बारिश हो उसके बाद हम ये डिकम्पोस्टिंग बैक्टीरिया जो है अपने खेतों में, प्लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई वहां पे ये कर रहा हो, इंटरक्रॉपिंग कर रहा हो, यानी एक फसल वहां पे ऑलरेडी है और बीच में अगर हमें कंपोस्ट यूज करना है तो भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपोस्ट रिच एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ डेड सेल्स के ऊपर काम करता है। डेड सेल्स यानी क्या? जो पत्ता जो पेड़ से टूट चुका है या फिर जो रूट्स जो है वो मर चुके हैं, जिसके अंदर अभी कोई भी लाइव सेल यानी जीवंत पेशिका नहीं है, ऐसे जो डेड हो चुकी पेशी है, जो सेल्स है, उसको ही ये सिर्फ डिकम्पोज करता है। कोई भी वहां पे अच्छे या फिर जो जिसके अंदर अभी तक जान है, जीवित है, उसको डिकम्पोज ये नहीं करेगा। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। इसको हम लाइव प्लॉट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई कुत्ता वहां पे मर गया है तो उसके ऊपर क्या होती है, सड़न गलन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है। किंतु अगर जो जीवित है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो सेम ये बैक्टीरिया जो है उसी प्रकार से काम करते हैं। जो पेशिकाएं डेड हो चुकी है, मर चुकी है, उसको ही डिकम्पोज करने का काम अपना धन्वंतरी का कंपोस्ट रिच प्रोडक्ट जो है वो करेगा। देखिए बॉटल एकदम छोटी है, इसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है। इसको हम 200 लीटर पानी के अंदर जो है मिक्स कर सकते हैं और अपनी खेतों में इसको छिड़काव कर सकते हैं। खेत के जो जमीन है उसके ऊपर, या फिर जो अपना पानी है, जो सिंचाई का पानी है, सिंचाई के पानी के साथ छोड़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से हम इसको दे सकते हैं। कोई किसान जो है जो ड्रिप इरिगेशन करता हो तो आप ड्रिप से भी ये दे सकते हैं। एकदम फाइन पाउडर है और पानी में जाने के बाद पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाती है, तो इसको हम ड्रिप से भी दे सकते हैं। कोई भी मेथड हो, लेकिन इसको अपनी प्लॉट में देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो ये अपना छोटा प्रोडक्ट है जिससे हमें धान की जो हम आने वाले सीजन में खेती करने वाले हैं उसकी शुरुआत जो है हमें करनी है। तो दोस्तों देखिए आपको अगर कोई भी इस प्रोडक्ट के बारे में डाउट हो या फिर कोई शंका हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको लास्ट में मेरा नंबर देती हूँ, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, हमें सबसे शुरुआत अगर कहाँ से करनी है तो वो है कंपोस्ट रिच प्रोडक्ट से, जो छोटा है बट हमें वहां पे मिरेकल रिजल्ट देने वाला है और हमारी जमीन की ये बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि जीवाणु बैक्टीरिया कम हो चुके हैं। अगर हम कंपोस्ट यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पे कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक कार्बन दिनों दिन कम हो चुका है उसको भी बढ़ोतरी करने का काम ये धन्वंतरी का कंपोस्टेज करता है। तो इसीलिए हमें ये प्रोडक्ट यूज करना ही करना है दोस्तों। अब ये तो हो गया कंपोस्टेज का, बट एक्चुअल में जब अब हमें प्लांटेशन करना है तो हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट वहां पे जो है वो है बिजो रिच करके। अब ये बिजो रिच क्या है? तो बिजो रिच एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास।
अब ये जो है, ये इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि देखिए, अगर हम जो सीड बुआई करने वाले हैं, वो सीड, वो जो बीज है, अगर वो शक्तिशाली हो, तो उससे निकलने वाला जो पत्ता है, वो भी बहुत ही हेल्दी, शक्तिशाली और आगे जाके अच्छा प्रोडक्शन देने वाला होता है दोस्तों। क्योंकि अगर वहां पे पहला रूट जर्मिनेट होता है, पहली वहां पे फसल को मूली जो आती है, उसको अगर तुरंत नत्र सूरत पालाश, जिसको हम नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस बोलते हैं, अगर वो अवेलेबल हो जाता है, तो जो पत्ता उसके बाद बाहर निकलने वाला है, वो एकदम हेल्दी, चौड़ा और जिसको जो हम बोलते हैं हरियाली, डार्क ग्रीन कलर जो है, उसमें बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन होता है। जो हम डार्क ग्रीन कलर का इम्पोर्टेंट हमें पता है, जितना पौधा हरा भरा रहेगा, उतना वो क्या करेगा, सूर्य की प्रकाश के अंदर खुद का खाद खुद बनाएगा और हमें अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो इसीलिए हमें ये बिजोरिच जो है, इसको यूज करना ही करना है। इससे क्या क्या लाभ होगा दोस्तों? तो जर्मिनेशन बढ़ेगा, इम्प्रूव इम्यूनिटी, जैसे मैंने बोला कि प्लांट की जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ेगी। ये 100% रेसिड्यू फ्री है। और जो जड़ों के द्वारा पनपने वाले रोग होते हैं, जैसे कि रूट रॉट होता है, विल्ट होता है, इससे प्लांट को बचाने का काम जो है, ये जीवाणु ये करेंगे। तो इसलिए हमें ये भी प्रोडक्ट जो है धान में यूज करना है। अब धान की खेती, यानी धान में जो सीड लगाए जाते हैं दोस्तों, वो तीन प्रकार से लगाए जाते हैं। एक तो क्या किया जाता है, एक छोटी सी नर्सरी बनाई जाती है। नर्सरी के अंदर वहां पे क्या किया जाता है, वहाँ दोस्तों, नर्सरी के अंदर जैसे कि हम बोलते हैं, ये नर्सरी के अंदर धान के जो प्लांट्स है उसको उगाया जाता है। और उसके बाद ये जो मेन फील्ड है उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि जब भी बारिश, वो धान के जो सीड है ड्राई लैंड में फेंक दिए जाते हैं, जब बारिश होती है तब वो वहां पे पनपते हैं। और तीसरी मेथड होती है कि धान को अंकुरित किया जाता है और फिर मेन जो अपना प्लॉट है उसके अंदर उसको लगाया जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस में हमें क्या करना है, जब हम वहां पे धान की नर्सरी तैयार करेंगे या फिर उसको अंकुरित करेंगे, उस स्टेज पे हम आरपीएस और बिजोरिच, ये दो प्रोडक्ट जो है ये यूज कर सकते हैं। और जब हम ड्राई लैंड के अंदर धान लगाने वाले हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ वहां पे आरपीएस 76 का यूज करना है। जमीन में नमी ना होने के कारण अगर हम बिजोरिच का यूज करेंगे तो उसका कोई लाभ हमें होने वाला नहीं। जो जिसके अंदर जीवाणु है, इसके लिए वहां पे हमें जहां जहां मॉइस्चर है, जहां जहां वहां पे नमी है प्लॉट के अंदर, वहीं पे हम इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, जब भी हमें ये धान की नर्सरी तैयार करनी है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, जब भी हम धान की बुआई करेंगे, उसके पहले 10 से 15 मिनट हल्के हाथों से हमें क्या करना है, आरपीएस और बिजोरिच, ये जो है हल्के हाथों से धान की सीड के ऊपर रब करना है, या फिर वहां पे छोटे से पंप में लेके उसको धान की सीड के ऊपर हम छिड़काव भी कर सकते हैं। अब दूसरी जो मेथड होती है धान को अंकुरित करना, तो इस स्टेज में जब धान अंकुरित हो जाता है पूरी तरह से, और जब हम उसको भी खेतों में लगाने वाले हैं, उसके पहले हमें उसके ऊपर क्या करना है, छिड़काव करना है दोस्तों। अब ये जब हम अंकुरन वाला प्रोसेस करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, हम धान के सीड्स को भिगो के फिर लपेट के रखते हैं। तो अगर जब हम उसको लपेटते हैं, उस समय पे अगर हम बिजोरिच का यूज करेंगे, तो बिजोरिच के अंदर जो ट्राइको है, सुडो है, यानी ये जो बैक्टीरिया फंगस है, वो भी वहां पे क्या होगी, उसकी भी संख्या जो है वो बढ़ेगी।
और कभी-कभी क्या हो जाता है, फिर हमें धान के जो अंकुरित किए करने के लिए रखे हुए सीड्स है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की जो फंगस है, हमें डेवलप हुई दिखाई देती है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी-कभी क्या हो सकता है कि जो हानिकारक फंगस है, वो भी वहाँ पे बढ़ सकती है। इसीलिए हमें ओवरनाइट नहीं रखना है। जो हमारा बिजोरिश प्रोडक्ट है, इसका छिड़काव करके हमें पूरी रात तक नहीं रखना है। तुरंत हमें क्या करना है, जैसे ही हमें बुआई करनी है, उसके सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले हमें उसके ऊपर छिड़कना है, उसको छाँव में ही सुखाना है और फिर हमें क्या करना है, वहाँ पे वो धान के जो सीड्स हैं, वो कल्टीवेशन के लिए, प्लांटेशंस के लिए लेने हैं। तो इस तरीके से हमारा बिजोरिक जो है हमें यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, प्रोसेस जो है हमें ऐसा लगता है कि कभी-कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता, किंतु इसके बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। 10 से 15% तक हम उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी केवल और केवल ये एक छोटा-सा प्रोडक्ट यूज़ करके भी पा सकते हैं। देखिए, इसमें कोई अलग का रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है। जब भी हम इसका वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे, उसको तुरंत वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस अवेलेबल होगा और जितने जल्दी आसानी से वहाँ पे उसको न्यूट्रिशंस मिलेंगे, उतना ज़्यादा प्लांट खुद को ग्रो कर सकेगा, खुद को वहाँ पे क्या कर सकेगा, बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा। ये इतना सिंपल लॉजिक है। अब हमारे पास बिजोरिच में भी क्या है, 2 टाइप के बिजोरिच हैं। अब ये 2 टाइप क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन का जीवाणु सीरियल क्रॉप्स यानी कौन-कौन से होते हैं? ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, इसको जो लगने वाला नाइट्रोजन का जीवाणु होता है, वो अलग होता है और जो अपने तेल वर्गीय है, जैसे जिसको हम ग्राउंडनट बोलते हैं या फिर सोयाबीन बोलते हैं या फिर जो मिलेट्स होते हैं, जो दाल होती है, तो ये सबको लगने वाला जीवाणु है, वो अलग है। इसीलिए वहाँ पे 2 तरह के बिजोरिक जो है हमने बनाए हैं। तो दोस्तों, ये भी हम इस सीज़न में हमें क्या करना है, इसका उपयोग करना ही करना है। जैसे मैंने दिखाया है कि जो हरी रंग का बिजोरिच है, ये हमें क्या करना है, वहाँ पे यूज़ करना है धान की फसल के लिए दोस्तों। तो ये आगे जाके जो पीलापन या फिर वहाँ पे सड़न-गलन, विल्टिंग, ये जो प्रॉब्लम है, उसको हम कवर कर सकते हैं। तो इतना अच्छा बेनिफिट हमें बिजोरिच का होता है दोस्तों। अब बिचौलिए जो है हमें छोटी बॉटल में भी अवेलेबल है, बड़ी बॉटल में भी अवेलेबल है। जैसे कि 100 मिली के बॉटल में भी है और 250 मिली में। अगर ऐसे कहीं होता है कि कोई किसान है जिसका क्षेत्र छोटा है, तो हमने वो भी ध्यान में रखते हुए पैकिंग जो है किसान के अकॉर्डिंग ही बनाया है। हमें सिर्फ क्या करना है, तो एक कदम उठा के वहाँ पे ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है और ये प्रोडक्ट जो है हमें यूज़ करना है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट स्लाइड जो मैंने बताई, क्लाइमेटिक कंडीशंस, हर फसल को एक अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। कोई फसल है जिसको कम टेम्परेचर लगता है, कोई फसल है जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टेम्परेचर के अनुसार वो जो फसल है वहाँ पे खुद को ग्रो करती है। किंतु अब जो क्लाइमेटिक चेंज होता जा रहा है, इसमें टेम्परेचर भी काफ़ी बढ़ गया है। ऐसी सिचुएशन में अगर प्लांट को वहाँ पे खुद को सस्टेन करना है, तो इज़िली अगर वहाँ पे उसको नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस मिलेगा, तो ये वो क्या होगा, खुद को वहाँ पे सस्टेन कर पाएगा। इसीलिए हमें बिचौलिए का यूज़ भी हर फसल में करना ही चाहिए। इसके रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब ये तो हो गया हमारे शुरू के 2 बेसिक प्रोडक्ट्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेवरेट प्रोडक्ट जो है हमारा, वो है आरपीएस 76। ये ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों,
कि किसी भी फसल में कहीं भी आप यूज़ करो, किसी भी तरह यूज़ करो, हमें ये रिज़ल्ट देने ही देने वाला है और वो भी एकदम क्या देने वाला है, मिरेकल वाले रिज़ल्ट देने वाला है। क्योंकि ये जो है हम सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप से देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, छिड़काव में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप में ये प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं और किसी भी फसल में, वो फसल की चाहे फ्रूटिंग वाली स्टेज हो, वेजिटेटिव स्टेज स्टेज हो या फिर और कोई स्टेज हो, कोई भी स्टेज में हम ये अपना आरपीएस 76 प्रोडक्ट जो है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमें बहुत ही सुंदर रिज़ल्ट दिखाता है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट हम में क्या करेगा? अब हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट में है क्या? तो बेसिकली देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर ह्यूमिक है, फुल्विक है, एमिनो एसिड्स है। अब हम ये जानते हैं कि ह्यूमिक, फुल्विक, एमिनो एसिड्स ये कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारी फसल के अंदर। जैसे ह्यूमिक, फुल्विक, एमिनो एसिड्स तो है ही, साथ में इसमें क्या है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिए हुए हैं। अब ये जो ह्यूमिक है, इसका बेसिकली रोल क्या है? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारी मिट्टी जो है, हमारी जमीन जो है, इसको सुधारना, इसको अच्छी तरह से मेंटेन रखना। अब देखिए फसल तो उगती है जमीन के अंदर, जमीन ही उसका मीडिया है और वो मीडिया अगर बेहतरीन हो, वो मीडिया अगर फेवरेबल हो, जमीन जो है हल्की सॉफ्ट वाली हो, तो फसल क्या करेगी और ज्यादा अच्छी तरह से खुद को वहां पे ग्रो कर सकेगी। अगर जमीन हार्ड है, बहुत ही कठिन है, तो प्लांट को उसकी जो छोटी-छोटी जड़ें हैं, उसको शुरू से ही स्ट्रगल करना पड़ता है खुद को ग्रो करने के लिए। किंतु अगर जमीन हल्की, सॉफ्ट और बहुत सारी जीवाणुओं से भरी हुई हो, तो प्लांट क्या होता है, अच्छी तरह से, हेल्दी तरह से वहाँ पे खुद को डेवलप करता है। और देखिए, मेरे ह्यूमिक का काम यही है कि माटी जो है, मिट्टी जो है, उसकी रचना को सुधारना, वहाँ पे जो रूट्स है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से करना और उस जड़ों को, उस रूट सिस्टम को जमीन में पड़े हुए अन्न द्रव्य जो है, वो अवेलेबल करके देना, ये सारा काम किसका है? तो हमारा ह्यूमिक एसिड का है। अब जमीन में ये न्यूट्रिशन कैसे अवेलेबल करके देता है? तो जमीन की मिट्टी की अगर संरचना वहां पे सुधर जाती है, अच्छी तरह से बन जाती है, तो दोस्तों क्या होता है, जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिशन होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ती है। अब ये वाटर होल्डिंग, न्यूट्रिशन होल्डिंग क्या है? तो जमीन में एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि पानी को ज्यादा से ज्यादा समय तक पकड़ के रखना, न्यूट्रिशन को ज्यादा से ज्यादा समय तक पकड़ के रखना। क्योंकि अगर ये खरीफ की फसलें जो है वो बारिश वाली दिनों में आने वाली फसलें हैं, जब भी हैवी रेनफॉल हो जाता है, तो सारे न्यूट्रिशन तत्व जो है वो क्या होते हैं, पोषक तत्व लीच आउट हो जाते हैं जमीन से, जड़ों की जो रेंज है उससे दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें वहां पे न्यूट्रिशन को पकड़ के रखने वाली कोई सिस्टम होना जरूरी है। और ये हमारा आरपीएस 76 जब भी हम अप्लाई करते हैं, तो जो भी मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, उसको पकड़ के रखने का काम, जकड़ के रखने का काम जो है, वो आरपीएस 76 द्वारा होता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट कंटेंट है इसमें फुल्विक एसिड। अब ये फल्विक एसिड क्या है? तो फल्विक एसिड क्या करता है, जैसे कि ह्यूमिक के द्वारा जो अन्न द्रव्य, जो न्यूट्रिशन होल्ड करके रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, उनका एब्सॉर्प्शन, पोषण, शोषण बढ़ाने का काम जो है, हमारा फुल्विक एसिड करता है। जैसे कि जमीन के अंदर जो महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जैसे जिंक होता है, फेरस होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सारे तत्व बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, किंतु प्लांट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सारे जो पोषक तत्व है,
वो प्लांट को अवेलेबल करके देने का काम जो है वो क्या होता है वहाँ पे हमारा आरपीएस 76 करता है। अब इसका ज़्यादा परिणाम हमें कहाँ पे अच्छे दिखाई देता है फुल्विक एसिड का, अगर हम इसको पत्तों में यानी छिड़काव में दें तो हमें और ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट जो है वो मिलता है। और रिजल्ट हमें कैसे दिखाई देता है, तो प्लांट की जो हरा रंग है वो काफ़ी समय तक टिका रहता है। और जो जिसको हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस कैपेसिटी, प्लांट की जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम जो है हमारा फुल्विक एसिड जो है करता है। तो दोस्तों देखिए फुल्विक एसिड होने के कारण हम आरपीएस क्या करते हैं, छिड़काव में भी रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे कि बुआई करके 20-21 दिन हो जाते हैं, उसके बाद हम आरपीएस 76 जो है वो छिड़काव में भी दे सकते हैं, उसके और अच्छे रिजल्ट हमें वहाँ पे मिलेंगे। अब इसमें तीसरा इम्पोर्टेंट कंटेंट कौन-सा है, तो वो है एमिनो एसिड्स। अब ये एमिनो एसिड्स क्या है दोस्तों? तो जो प्लांट के अंदर प्रोटीन बनाना है, प्रथिना बनाना है, वो बनाने का काम जो है उसमें हेल्प होती है सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड्स की। ये अमीनो एसिड्स जो है वो प्लांट की जो फ्रूटिंग है, फ्लावरिंग है या फिर उसकी ग्रोथ है, उसको सुधारने का काम जो है वो हमारा एमिनो एसिड्स करता है। साथ ही साथ अचानक से अगर टेम्परेचर फॉल होता है या बढ़ता है, तो ये दोनों सिचुएशंस को यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस को हैंडल करने का काम जो है हमारा एमिनो एसिड्स जो है वो करता है। तो ये जो सबसे 3 महत्वपूर्ण कंटेंट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ह्यूमिक फुल्विक एमिनो एसिड और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है धन्वंतरी ने आरपीएस 76 नाम से हमें ये दिया हुआ है। तो ये एक टोटल ओवरऑल शेड्यूल है हमारा पैडी के लिए, धान के लिए। हमें धान कैसे-कैसे, कौन से धान की स्टेज में जो है उसको यूज़ करना है, ये हमने यहाँ पे शेड्यूल में दिया हुआ है। देखिए मिट्टी को सुधारना है तो ह्यूमिक नेसेसरी है, पोषण तत्व वहाँ पे चाहिए तो फुल्विक नेसेसरी है, और वहाँ पे रेजिस्टेंस पावर चाहिए तो एमिनो एसिड जरूरी है। इस तरह ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें आरपीएस 76 के अंदर मिलता है दोस्तों, जो हम किसी भी फसल में बेझिझक यूज कर सकते हैं। ये हमें रिजल्ट देने ही वाला है दोस्तों। इसीलिए हमें अपना जो पैडी है, अपना जो धान है, इसको धान के अंदर भी छिड़काव में यूज करना है। आप जमीन के अंदर ग्रेन्युअल भी दे सकते हैं और ऊपर से छिड़काव के समय वहां पे आरपीएस लिक्विड जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपना एक धान का टेंटेटिव शेड्यूल है कि आपको कैसे कैसे कौन सी स्टेज में हमें जो है धान यूज करना है। तो पहले तो हमें पता है हमें कंपोस्ट यूज करना है। जब भी धान की बुआई करनी है उससे पहले 20 से 25 दिन तक हमें पहले कंपोस्ट अप्लाई करना है। उसके बाद हमें वहां पे अपना आरपीएस 76 जो है उसको अप्लाई करना है। उसके बाद हमें वहां पे क्या करना है, तो ट्रांसप्लांटिंग के समय फिर एक बार हम वहां पे बिजोरिच करके जो अपना प्रोडक्ट है उसको यूज कर सकते हैं। उसकी जो जड़ें हैं उसको हम बिजोरिच का एक हम टब ले सकते हैं, उसके अंदर बिजोरिच जो है वो पानी के अंदर मिक्स करना है, आरपीएस 76 मिक्स करना है। और जो हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए लाए हुए धान है उसकी जड़ें वहां पे हमें भिगो के रखनी है दोस्तों। तो इस तरह से हम बिजोरी जो है ट्रांसप्लांटिंग के समय पे भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें आगे जाके जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए हमें ट्रैप यूज करने हैं, जो भी सकिंग पेस्ट आएगी या फिर जो भी रस चूसने वाली कीट को कंट्रोल करेगा। इसीलिए शुरू में ही अगर हम वहां पे लगाते हैं ट्रैप तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। ये सारे प्रोडक्ट दोस्तों हम ध्यान में स्टेप बाय स्टेप यूज करके अच्छा
प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर और भी किसी को कुछ दिक्कत है या फिर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको नंबर दिया था। मेरा नंबर है 8380010119। ये ऑफिस का नंबर जो 11 से 6 के बीच में शुरू रहता है। आप इस पे कोई भी दिक्कत आती है प्लॉट में तो फ़ोटो खींच के भेज सकते हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तो आप कॉल कर सकते हो। कॉल पे भी हम वहाँ पे डिस्कस करके एक्चुअली धन्वंतरी के कौन से प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ करना करते हैं, वो वहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। तो आने वाले इस खरीफ सीज़न के लिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये जो खरीफ का सीज़न है और साथ ही साथ जो हमने धन्वंतरी का 2.0 नई रफ्तार शुरू की है, इसके ये दोनों के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए, तो धन्वंतरी की एग्रीकल्चर टीम आपको हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल है। थैंक यू।